हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। लास्ट वीडियो में अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट्स को कैसे अप्लाई करें ये अपन ने सीखा था और उसके लिए कुछ एक एग्जांपल्स किए थे अपन ने। अब अपन शुरू करते हैं अपने बुक की एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल एम 2 3 ये एक डिटर्मिनेट गिवन है इक्वल टू 0 तो अपने को L रेशियो M फाइंड करना है। इफ L M 2 3 इक्वल टू 0 देन फाइंड L रेशियो M। तो बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं यार। L रेशियो M का मतलब L अपॉन M निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, देखो इसको सोल्व करोगे तो 3L माइनस 2M ये तो आ गया होगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। 3 को L से मल्टीप्लाई करोगे 3L माइनस 2 इंटू M, माइनस लग के इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। यहाँ से L अपॉन M निकालना है तो 2M को इस साइड में ले जाओ तो 3L इक्वल टू 2M। यहाँ से देखो L अपॉन M, ये L है अपॉन में M इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 2 और अपॉन में 3। तो L अपॉन M क्या आ गया 2 अपॉन 3। इसका मतलब क्या हुआ L रेशियो M इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 हो गया। यही अपना सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो बहुत इजी था, समझ में आ ही गया होगा यार। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो ऑफ डिटर्मिनेट। देखो एक डिटर्मिनेट गिवन है और उस डिटर्मिनेट को मैं डेल के इक्वल मान लेता हूं। डेल इक्वल टू है 2 3 4 2 3 4 3 6 5 3 6 5 1 8 9 ये एक डिटर्मिनेट गिवन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो ऑफ डिटर्मिनेट डेल। अपने को ये जो गिवन है डिटर्मिनेट, इसके सेकंड रो के माइनर फाइंड करने, सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके माइनर फाइंड करने। ध्यान रखना माइनर पूछ रहा है ना कि कोफैक्टर पूछ रहा है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना कि माइनर पूछ रहा है अपने से या फिर कोफैक्टर, ठीक है ना। हिंदी में बोलूं तो उपसारणिक या सेखंड। तो देखो कैसे निकालोगे, ये सेकंड रो है, ठीक है। सेकंड रो के लिए पूछ रहा है तो सबसे पहले माइनर ऑफ इसको क्या बोलोगे बेटा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और A21 का मतलब कौन है 3 का माइनर। अब 3 का माइनर कैसे निकालते थे, साइन का ध्यान नहीं देना। अगर साइन देखो ऐसे 2 और 1 3 होता है और माइनस और फिर बाद में माइनर लोगे तो वो तो क्या हो जाता है कोफैक्टर, ठीक है, सेकंड। लेकिन अभी क्या होगा देखो 3 के लिए ये तो आने लग गया होगा, अब डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 4 8 9 ये बचेगा 3 4 8 9। ये तो अपन ने एक्सरसाइज 4.1 में सोल्व किया है ना। तो 9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32 इक्वल टू -5। फिर ऐसे ही माइनर ऑफ A22 6 का मतलब A22 मतलब 6। तो डायरेक्टली कर रहा हूं, देखो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 9 2 जा 18, एक तो 2 4 1 9 बचेगा तो 2 9 जा 18 माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू 4 आ गया। और ऐसे ही लास्ट में माइनर ऑफ A23 का मतलब ये एलिमेंट 5। अब 5 का माइनर बता सकते हो यार, ये कैंसिल 2 8 जा 16 माइनस 1 3 जा 3। आंसर कितना आ गया बेटा 13 आ गया। ध्यान रखना माइनर पूछ रहा था, कोफैक्टर पूछता तो अपन ऐसे देखते हैं, अच्छा 2 और 1 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन, 2 और 2 कैसा होता है 4, अरे इवन नंबर, तो यहाँ पे जैसा है वैसा आंसर आ जाएगा। और 2 और 3 कैसा होता है ओड नंबर, ठीक है ना, विषम संख्या। तो आगे क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, तब आंसर कितना आ जाता -13 आ जाता। अभी कितना होगा +13। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बहुत ईजी है, अपने जो एक्सरसाइज 4.1 थी उसी से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गए होंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट 13 16 19 14 17 20 15 18 एंड 21। अपने को इस डिटर्मिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार देखो वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि चाहो तो तुम लोग डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो 13 और 16 में 3 का अंतर है और 16 और 19 में भी 3 का अंतर है, तो एक तो इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा देखो 13 और 14 में 1 का अंतर है और 14 और 15 में 1 का अंतर है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, ये जो बेटा R2 है अपनी R2,
यहाँ देखो 13-14 में एक का अंतर, 16-17 में एक का अंतर, 19-20 में एक का अंतर। तो अगर अपन R2 में से R1 को माइनस कर दे, R2 में से R1 को माइनस कर दे, तो बेटा यहाँ 1 1 1 बन जाएगा ना। आ रही है मेरी बात समझ में? क्योंकि 14 माइनस 13 1 होता है, 17 माइनस 16 भी 1 होता है, 20 माइनस 19 भी 1 होता है। तो एक बार यही काम कर रहा हूँ, देखो R2 में चेंज कर रहा हूँ। R2 में क्या चेंज कर रहा हूँ कि R2 में से माइनस कर रहा हूँ R1 को, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे ही R3 अपना R3, तो R3 में भी चेंज कर दो यार, R3 माइनस R2 कर दोगे क्या? लेकिन R2 इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑलरेडी अपन चेंज कर चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। R3 माइनस R2 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि R2 में अपन ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। तो R3 माइनस क्या करोगे? R1 ही माइनस करोगे, ठीक है। जिस लाइन में चेंज कर चुके हो ना उसको मत कर देना। तो R3 माइनस R1 करने पर भी तो क्या फर्क पड़ रहा है, देखो 15 माइनस 13 2, 18 माइनस 16 भी 2, और 21 माइनस 19 भी 2, यहाँ बचेगा 2 2 2। और जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत अगर सोच लिया है उनको आंसर भी पता लग चुका कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा। तो अब देखो सोल्व करते हैं इसको। डेल इक्वल टू R1 में तो अपन ने कोई चेंज किया ही नहीं, तो ये 13 16 और 19 एज इट इज। यहाँ क्या कर रहे हो? R2 माइनस R1 कर रहे हो। तो बताओ 14 माइनस 13 कितना होता है? 1। 17 माइनस 16 भी क्या होता है? 1। और 20 माइनस 19 भी क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद देखो ये अपनी R3, अब R3 में से भी R1 माइनस कर रहे हो, R2 को तो कर ही नहीं सकते थे ना। तो क्या होगा देखो 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 कितना होता है? 2। 18 माइनस 16 का मतलब 2, और 21 माइनस 19, 21 माइनस 19 भी कितना होता है? 2 होता है। ये लाइन तो समझ में आई गई होगी। अब एक बात बता रहा हूं तुम लोगों को कि यार R2 माइनस क्यों नहीं कर सकते, है ना। क्वेश्चन ये आ रहा होगा, बोले सर R2 माइनस क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। पहले बताया था मैंने कि बाद में बताऊंगा। तो देखो बेटा R2 क्या हो चुका, ये जो प्रॉपर्टी अपन ने पहले अप्लाई की है, ये प्रॉपर्टी अपन ने पहले अप्लाई की और उसके बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है। कहने का मतलब अपन ने क्या किए, 2 स्टेप्स को एक साथ किया। पहले अपन क्या करते, पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते, तो यहाँ 1 1 1 आ जाता और फिर 15 18 और 21 एज इट इज रहता, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते। तो सोचो ना यार, अगर फिर अपन R2 माइनस कर सकते थे कि R2 जो 14 17 20 था वो पहले क्या बन गया? 1 1 1 बन गया, और उसके बाद में अपन ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर बाद में वो 1 1 1 माइनस होगा, ना कि ये फिर 14 17 और 20 माइनस होगा। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि जिसमें अपन ने चेंज कर दिया ना वो ऑलरेडी चेंज हो गई, तो फिर अपन क्या करते हैं कि इसको माइनस नहीं कर सकते, दोबारा से इसको माइनस नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, और अगर तुम्हारे को फिर क्या करना है, नहीं तो माइनस करना है, ये प्रॉपर्टी R3 में से R2 को माइनस करना है, मान लो कहीं पे माइनस करना है, तो फिर या तो इसको माइनस करेंगे या फिर एक स्टेप आगे बढ़ के ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है अपने को। तो अभी देखो क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे 2 2 और 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 13 16 19 1 1 1। यहाँ क्या बचेगा? 2 कॉमन आने के बाद में 1 1 और 1, क्या हुआ? 2 लाइनें बराबर हो गई। कौन सी लाइन है? एक तो R2 और एक R3, R2 और R3 बराबर हो गई। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 2 लाइनें बराबर होते ही, पता है ना ये प्रॉपर्टी, तो कोई भी 2 लाइनें बराबर होते ही आंसर कितना? 0। तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, डेल की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, ठीक है। एक बात तुम लोगों को बता दूं कि कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करो ना, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करो, उससे पहले अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको कॉमन निकाल लेना। क्या सुन रहे हो मेरी बात? कि कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करो, अगर उससे पहले तुम्हारे को कुछ भी कॉमन मिल रहा है, जैसे यहाँ क्या मिल रहा था? 2 कॉमन मिल रहा था, तो पहले 2 को कॉमन निकाल लेना, ठीक है। ऐसे मत करने लग जाना कि इसमें से इसको माइनस कर दें, ठीक है ना। 1 1 1 आ गया तो वो 0 0 बना दे 2। इससे पहले अगर कुछ भी कॉमन दिख रहा है ना तुम लोगों को, तो उसको पहले कॉमन निकाल लेना। क्लियर मेरी बात? तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था। 13 14 15, तो क्या किया? इस तरीके से कर सकते थे, कॉलम वाइज भी कर सकते थे। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देते, और थर्ड में से भी फर्स्ट को माइनस कर देते। यहाँ 3 3 3 बढ़ता है, यहाँ 6 6 6 बढ़ता। उसके बाद में 3 को और 6 को कॉमन निकाल लेते, तो यहाँ 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1, वही 2 कॉलम बराबर, और 2 कॉलम बराबर हो जाते, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती। देखो उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड,
देन राइट द चेंजेस इन द डिटर्मिनेट। क्या बोल रहा है कि कोई भी एक डिटर्मिनेट है और उसके फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को तुम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इस तरीके से इंटरचेंज कर दिया। देन राइट द चेंज इन द डिटर्मिनेट, तो ये बताओ कि डिटर्मिनेट में क्या चेंज होगा। तो तुम लोगों को पता है यार कि कोई भी दो लाइनों को अगर अपन इंटरचेंज कर दें, कर दें तो डिटर्मिनेट का साइन बदल जाता है। केवल यही पता है ना तुम लोगों को, क्या बदल जाता है, साइन बदल जाता है। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मान लो अपन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते इन दोनों को चेंज करते तो आगे किसका साइन लग जाता, माइनस का। क्लियर? तो क्या लिख दोगे तुम लोग, द साइन ऑफ डिटर्मिनेट चेंजेस, द साइन ऑफ डिटर्मिनेट चेंजेस। हिंदी में क्या लिखोगे, सारणिक का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी दो कॉलम्स को अगर तुम लोग इंटरचेंज कर दोगे तो क्या हो जाता है, सारणिक का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, द साइन ऑफ डिटर्मिनेट चेंजेस, सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात तो सिंपल है, ये तो प्रॉपर्टी है अपनी जो पढ़ी हुई है, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट डिटर्मिनेट 1 yz y प्लस जेड, 1 zx z प्लस x, 1 xy x प्लस y इक्वल टू x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अपने को इस डिटर्मिनेट की वैल्यू ये फाइंड करनी है, या फिर बोलो तो इस डिटर्मिनेट के इक्वल इसको प्रूफ करना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले जो डिटर्मिनेट गिवन है उसको मैं डेल के इक्वल मान लेता हूं कि डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 yz y प्लस जेड, फिर 1 zx और z प्लस x, और लास्ट में 1 xy एंड x प्लस y। तो कैसे सोल्व करोगे यार, साफ साफ दिख रहा है। अगर तुम लोगों ने पहले के क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यार तुम्हारे को तो बना बनाया मसाला मिल गया, 1 1 1 मिल गया। ठीक है ना, 1 1 1 मिल गया। तो क्या करो, कोई भी दो एलिमेंट्स को जीरो बना दो। ये जो 1 1 1 है इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स को जीरो बना दो, और जीरो बनाना तुम लोगों को अच्छे से आता है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, एक काम करता हूं मैं इन दोनों को जीरो बना देता हूं। तो एक तो इसको जीरो बना दो और एक इसको जीरो बना दो। ये किस में है बेटा, R2 में। तो R2 में से क्या माइनस कर दो, R1 को माइनस कर दो, R2 माइनस R1 कर दो। तो R2 में चेंज कर दो क्या, R2 माइनस R1। और ऐसे ही R3 में क्या करोगे, R3 में चेंज कर दो, R3 माइनस R2 को तो माइनस कर नहीं सकते, क्या बचेगा, केवल R1। तो R3 में भी क्या कर दो, R3 माइनस R1 कर दो। ऐसा कर दोगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखो R1 में कोई चेंज थोड़ी किया है, किस में कर रहे हो, R2 और R3 में कर रहे हो। तो R1 तो एज इट इज रहेगी, क्या 1 yz एंड y प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद देखो R2 में क्या कर रहे हो, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो 1 माइनस 1 करोगे 0, समझ गए होंगे। ZX में से क्या माइनस होगा, YZ। अरे R2 में तो क्या है, ZX और माइनस क्या होगा, YZ। तो क्या कॉमन आ रहा है, Z कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, X माइनस वाई। तो Z कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, X माइनस वाई। और ऐसे ही ये जो R2 का एलिमेंट है उसमें से R1 का एलिमेंट माइनस करोगे तो Z प्लस X में से माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, Y प्लस Z। तो Y प्लस Z माइनस करोगे तो माइनस का Y और माइनस का Z, समझ गए। तो Z से Z कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, X माइनस Y बचेगा। ऐसे देखो R3 माइनस R1, तो R3 माइनस R1 करोगे तो 1 माइनस 1 0। या साथ देना थोड़ा, देखो XY में से YZ माइनस करोगे, XY में से YZ माइनस करोगे तो Y तो कॉमन आ जाएगा। अरे Y तो कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, X माइनस Z बचेगा। और ऐसे देखो यहाँ X प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल और क्या बचेगा, x माइनस जेड ही बचेगा। चाहो तो देख लेना यार सोल्व करके, x प्लस वाई में से माइनस करेंगे y प्लस जेड, तो माइनस का ही y और माइनस का ही z, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, x माइनस जेड। ये तो अपना रफ वर्क है, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या करना है तुम्हारे को, एक तो भाई इसके अलोंग एक्सपेंड तो कर देंगे, लेकिन पहले कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकाल लो। मैंने बार बार बोला है कि कुछ भी कॉमन मिल रहा है तो सबसे पहले उसको कॉमन निकालो। तो इस लाइन में R2 में क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस वाई। R3 में क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस जेड। तो देखो डेल क्या हो जाएगा, R2 में से कॉमन मिल रहा है x माइनस वाई और R3 में कॉमन मिल रहा है x माइनस जेड। उसके बाद क्या बचता है देख लो, यहाँ 1 yz y प्लस जेड, 1 yz y प्लस जेड। यहां बचेगा देखो 0
जेड एंड 1, समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई को कॉमन ले लिया, तो 0 जेड एंड 1, तो 0 जेड एंड 1, और यहाँ क्या बचेगा 0 वाई 1, 0 वाई 1। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली एक्सपेंड कर देना। चाहो तो एक और 0 यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, क्योंकि 1 माइनस 1 करने पर 0 आता है, लेकिन इतना सब कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि अपने को 2 0 मिल गई, तो अब 1 के अलोंग क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। तो क्या लिखोगे, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे। हिंदी में क्या लिखोगे, C1 के संगत प्रसार करने पर क्या आएगा, देखो x माइनस वाई, x माइनस जेड, उसके बाद में 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो देखो ये कैंसिल, एग्जाम में मत बना देना इस तरीके से लाइन, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा Z1 Y1, तो Z को 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो Z, और माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई करने पर y, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना था, जो आ गया डेल इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, फिर y माइनस जेड चाहिए था यार, तो इस z माइनस वाई को y माइनस जेड लिख रहा हूँ, ध्यान देना, अभी बताता हूँ क्यों। और फिर क्या लिख रहा हूँ, z माइनस एक्स, तो इस x माइनस जेड को लिख रहा हूँ z माइनस एक्स। सबसे पहली बात तो यही अपने को प्रूफ करना था। दूसरी बात देखो, z माइनस वाई को y माइनस जेड लिखा, इसका मतलब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और x माइनस जेड को मैंने z माइनस एक्स लिखा, तो मैंने यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, और वो जो दोनों माइनस और माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस बन गए। तो दोनों ब्रैकेट्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, z माइनस एक्स, वो x माइनस जेड, तो z माइनस एक्स बनेगा, और z माइनस वाई y माइनस जेड बनेगा। तो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, यही अपने को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन तो सिंपल था, समझ में आ गया होगा, क्योंकि बड़ा बनाया क्वेश्चन था, यहाँ पे 1 1 1 बना हुआ था, और जैसे अपने को फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 बना हुआ दिखाई दिया, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 2 0 बना दी। 2 0 बनाते क्या किया, कुछ कॉमन आ रहा था तो वो कॉमन वगैरह लेके 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, 1 के अलोंग एक्सपेंड करते ही अपना क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट डिटर्मिनेट 0 b स्क्वायर a c स्क्वायर a स्क्वायर b 0 c स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर c एंड 0। ये जो डिटर्मिनेट गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, या फिर इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस डिटर्मिनेट को डेल के इक्वल मान लिया। अब क्या करना है तुम लोगों को, देखो मैंने बताया था कि अगर तुम्हारे को कुछ भी कॉमन दिख रहा है ना, कुछ भी कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले उसको कॉमन निकालो। अगर ध्यान से देखोगे ना बेटा, ध्यान से देखोगे तो इस लाइन में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, लाइन ध्यान से देखना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 0, इससे तो कोई मतलब नहीं है। फिर a स्क्वायर बी और a स्क्वायर सी, तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन आएगा। ऐसे देखो इसमें से b स्क्वायर कॉमन आएगा और इसमें से c स्क्वायर कॉमन आएगा। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर तुम लोग रो वाइज भी देखोगे ना, रो वाइज, तो रो में देखो ना, यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे c कॉमन आ रहा है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि तुम लोग रो में से भी कॉमन निकाल लो और कॉलम में से भी कॉमन निकाल लो, कि या तो पहले रो में से कॉमन निकाल लो या फिर पहले कॉलम वाइज कॉमन निकाल लो। तो जैसे तुम्हारी मर्जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो c1 में से तो a स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, c2 में से b स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, और c3 में से c स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने a स्क्वायर तो कॉमन ले लिया c1 से, b स्क्वायर कॉमन ले लिया c2 से, और c स्क्वायर कॉमन ले लिया c3 से। यहाँ क्या बचेगा 0, b एंड c। उसके बाद b स्क्वायर कॉमन आ गया, तो a 0 एंड c, a 0 एंड c, और फिर c स्क्वायर कॉमन आ गया, तो a b एंड 0, a b एंड 0। क्लियर है मेरी बात। अब देखो और ध्यान दो, अब इधर से देखोगे रो वाइज, अब यहाँ से a, यहाँ से b और यहाँ से c कॉमन ले लेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। डेल इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब क्या करोगे, फर्स्ट रो में से a, सेकेंड रो में से b और थर्ड रो में से c कॉमन ले लोगे। पहले क्या किया था अपन ने, कॉलम वाइज लिया था, और अब रो वाइज कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, देखो 0, a कॉमन आ गया तो 1 1 1 0 1, समझ गए होंगे। फिर 1 1 एंड 1 एंड 0, ठीक है। अब चाहो तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, या फिर एक 0 और बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, देखो ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ भी 1 है, तो इस 1 में से इस 1 को माइनस कर दो, तो यहाँ 0 बन जाएगी, समझ रहे हो ना। चाहो तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो या फिर 0 बना दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या है बेटा, c2, और c2 में से c3 को माइनस कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, c2 में चेंज कर रहा हूँ, क्या c2 माइनस c3, ज्यादा 0 नहीं बना रहा, ठीक है ना। ये 0 बनते ही अपन इसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो डेल इक्वल टू क्या होगा, देखो डेल इक्वल टू a क्यूब
बी क्यूब सी क्यूब, समझ गए होंगे। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब और सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब हो गया। ठीक है, C1 में तो कोई चेंज किया ही नहीं ना। C1 में क्या लिख देंगे, 0 1 एंड 1, 0 1 एंड 1। C2 में चेंज किया है ना तुम लोगों ने, यहाँ पे C2 माइनस C3 किया है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। ऐसे देखो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1, और 1 माइनस 0 क्या होता है, 1। समझ गए होंगे ना। 0 में से 1 को माइनस करोगे तो -1 और 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर। यहां भी 0 बना सकते थे, R2 माइनस R3 करके भी बना सकते थे, कैसे भी बना देना, बन जाएगा। ठीक है, और C3 में कोई चेंज नहीं किया तो 1 1 एंड 0, 1 1 एंड 0, ऐसे कैसे। अब एक्सपेंड कर दो, किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तुम ही बता दो। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये 1 लोगे। ठीक है, ये 1 लोगे। ध्यान रखना है बेटा, +1 की -1, ध्यान रखना। ये आ जाता ना, अगर 1 यहाँ होता तो -1 लेता मैं, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे A21 है, ठीक है ना, वो सॉरी A12 है, फर्स्ट रो का सेकंड है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 और 2 3 होता है तो कैसा 1 लेता, फिर नेगेटिव। लेकिन ये 1 का है, यहाँ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा है वैसा आ जाएगा। तो 1 लोगे तो फिर क्या होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो पहले 1 1 जा 1 माइनस, और फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -1, तो माइनस माइनस से +1 हो जाएगा। समझ गए होंगे ये तो। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 × 1 तो कैसा 1, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस से +1, तो डेल इज इक्वल टू, देखो 1 और 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 A क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, A क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये ऐसे क्वेश्चन इनको डायरेक्टली भी सोल्व कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, कैसे भी सोल्व कर दो, चाहे बिना प्रॉपर्टी अप्लाई करे करो या कैसे भी। ठीक है, चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, ए और ए के अलोंग कर सकते थे, या फिर यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद तो और भी इजी हो गया था, और उसके बाद चाहे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते तो भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो क्वेश्चन तो ईजी था, समझ में आ गया होगा। बस एक बात ध्यान रखनी थी यार, A स्क्वायर यहाँ पे, B स्क्वायर यहाँ पे, C स्क्वायर यहाँ पे, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे मतलब समझ गए ना, कॉमन निकाल लिया। उसके बाद इधर से A, इधर से B और इधर से C को कॉमन निकाल लिया, 1 और 1 दिखा, 0 बनाया, काम हो गया। अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2A क्यूब B क्यूब C क्यूब आ गई। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेट। ये डिटर्मिनेट गिवन है x - 2 2x - 3 3x - 4, x - 4 2x - 9 3x - 16, x - 8 2x - 27 3x - 64 इक्वल टू 0। और इस डिटर्मिनेट को अपने को सोल्व करना है, ना कि प्रूफ करना है। और सोल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो x की वैल्यू अपन फाइंड कैसे करें, उसके लिए देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार ये, है ना, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो दिमाग लगाओ अपना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यार, क्या करें कि कोई भी एलिमेंट्स कैसे बन जाए, सेम बन जाए। सेम बनने का मतलब समझ रहे हो, कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के एलिमेंट्स सेम बन जाए। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो चेक करो। देखो एक बार सबको जोड़ो, देखिए इस तरीके से, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा, देखो 3x और 2x 5x, 5 और 1 6x हो गया 6x, और देखो -4 -3 -7 और -2 -9, तो क्या बन गया 6x - 9 बन गया। समझ गए ना, 3 2 5 और 1 6, तो x हो गए 4 3 7 और 2 9, माइनस के 9 हो गए। ऐसे देखो 3x और 2x कितने, 5x और 1x 6x, 6x तो ठीक है, लेकिन माइनस का कितना होगा, देखो 16 9 25 और 4 29, तो कितना होगा 6x - 29, तो ये दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। और ऐसे इस तरीके से भी ऐड करोगे तो यार यहाँ 2 4 8 है, 3 9 27 है, 4 16 64 है, तो इस तरीके से रो वाइज ऐड करोगे तो भी ये सेम नहीं होंगे। कोई दो लाइनों को ऐड करके चेक कर लो, इन दोनों को चेक करोगे ऐड करके तो भी सेम नहीं होना, क्योंकि यहाँ 3 और 2 5 होता है, और यहाँ 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। और ऐसे भी इन दोनों रो को ऐड करोगे तो भी काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब एडिशन करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, समझना मेरी बातों को, मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्हीं सब बातों को अगर तुम लोग माइंड में रखोगे ना, और एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, तो इसी तरीके से सोल्व होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से सोल्व होगा। ये सब बातें अपने को सोचनी पड़ेंगी। तो क्या हुआ बोले यार, इस तरीके से तो क्या हुआ कि अपन ने तीनों कॉलम्स को ऐड कर लिया, 2 कॉलम्स को ऐड कर लिया, ठीक है, तीनों रो को ऐड कर लिया, 2 रो को ऐड कर लिया, तो सेम एलिमेंट्स तो नहीं बन रहे। अब सेम एलिमेंट्स नहीं बन रहे तो क्या करें, तो सुनो ध्यान दो, यहां x लिखा हुआ है और यहां x लिखा हुआ है। सुनना है मेरी बात ध्यान से,
यहाँ x लिखा हुआ और यहाँ x लिखा हुआ, तो अगर मैं इस रो में से इस रो के एलिमेंट को माइनस कर दूं या फिर फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दूं, तो यार कम से कम ये x तो हट जाएगा ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्या हट जाएगा? x हट जाएगा। ऐसे 2x माइनस 2x होके 2x हट जाएगा और 3x माइनस 3x होके 3x हट जाएगा। यह ध्यान रखना, क्वेश्चन में लाइन तो सेम नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन तो होगा। एक तो देखो x माइनस 2 लिखा हुआ हो और एक केवल 5 ही लिखा हुआ, x नहीं हो, केवल 5 लिखा हुआ हो, 6 लिखा हुआ हो, 10 लिखा हुआ, मतलब मैथमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई, तो वो ज्यादा इजी होगा ना, ये x हट जाए। तो अब मेरा टारगेट क्या है कि यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन जितना इजी हो सकता है उतना इजी बनाता हूं। अब उतना इजी कैसे कि यार इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये x हट जाएगा और यहाँ पे ये माइनस कर दूंगा तो ये भी x हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि x और x लिखे हुए हैं। अगर ऐसे आ जाते ना x तो क्या करते हैं अपन, इसको माइनस कर देते, तो इस तरीके से अपना सॉल्यूशन हो जाता। अब दूसरी बात और, एक और तरीका है, यहाँ 2x लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, जैसे 2x लिखा हुआ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो ये 2x हट जाएगा। सेम वही 2x होगा और ये भी माइनस हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 2x हट जाएगा। ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस कर दोगे तो 3x माइनस 3x होके भी माइनस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को ईजी बनाने के, और ईजी बन जाएगा तो क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा ना। अरे ईजी क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा। वो बात अलग है कि यार 1 1 नहीं बन रहा, ठीक है ना, 1 1 और 1 नहीं बन रहा, इस बात का दुख है, लेकिन अपना क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तो एक कदम आगे तो बढ़े अपन, बाद में देखेंगे और क्या करना है, ठीक है ना। अपने को तो 2 0 बनानी है ना, तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, एक कदम तो आगे बढ़े। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास भाई, C2 में से क्या कर दो, C1 को 2 से गुणा करके माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ 2x लिखा हुआ है, तो 2 से गुणा करोगे तो 2x, और 2x से 2x कट जाएगा और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर क्या करो, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है, तो क्या करो, इस तरीके से डायरेक्टली माइनस कर दो कि यार ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं R1 में माइनस कर रहा हूँ, ध्यान देना, R1 में चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं कि R1 माइनस R2 करेंगे तो x माइनस x से क्या होगा, x कट जाएगा, ये जो x है R1 का वो कट जाएगा। और ऐसे ही R2 में चेंज कर रहा हूं, R2 माइनस R3। क्यों कर रहा हूं वो बात समझ में आ गई होगी, 1 1 1 नहीं बन रहा, लेकिन क्वेश्चन इजी हो रहा है, ठीक है, इसलिए। तो देखो क्या होगा, अब R1 में से R2 माइनस करो, R1 क्या है बेटा, x से -2, और इसमें से R2 वाले को माइनस करोगे, मतलब इसको माइनस करोगे तो देखो माइनस x और माइनस का 4 क्या बन जाएगा, प्लस का 4, x से x कट गया, 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 2 बचा। क्लियर मेरी बात? ऐसे देखो 2x माइनस 3 में से 2x माइनस 9 माइनस करोगे तो बचेगा 6। समझ गए होंगे समझने वाले, कैसे, 2x माइनस 3 में से 2x माइनस 9, तो माइनस करोगे तो माइनस का 2x और माइनस का 9 क्या बन जाएगा, प्लस का 9, 2x से 2x कट जाएगा और 6 बच जाएगा। और इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है ना, तो 3x में से तो 3x गया और -4 प्लस 16 हो जाएगा, तो -4 प्लस 16 कितना होता है, 12 होता है। क्लियर? ऐसे देखो R2 में चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस R3, इसमें से इसको, तो वही x से तो x कट जाएगा, -4 और ये माइनस का 8 प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना, इसमें चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्या कर रहा हूं, इसमें चेंज कर रहा हूं, तो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं। ऐसे देखो 2x से 2x कट जाएगा 9 और प्लस का 27, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18, ये प्लस का 27 क्यों बोला समझ गए होंगे। और 3x माइनस 16 में से माइनस 3x, वो 3x माइनस 16 में से 3x माइनस 64 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 48 बच जाएगा। क्या बचा बेटा, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64 बराबर 0। क्लियर मेरी बातें? अब देखो, अब क्या है, अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, निकाल लो यार। इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, 2, और इसमें से क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 18 है और यहाँ 48 है, तो 2 तो फर्स्ट रो में से कॉमन मिला और 2 ही सेकेंड रो में से कॉमन मिला। क्या बचेगा, 1 3 6, यहाँ 2, समझ गए, 9 एंड 24, x माइनस 8, 2x माइनस 27
और 3x माइनस 64 इक्वल टू 0। ये 2 इंटू 2 का मतलब 4, और 4 तो कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 4x होता तो 4 तो 0 में चला जाता, लेकिन x नहीं जाता। फिर क्या होता है, x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 के इक्वल होती। अब क्या करो, अब तो बन जाएगा, अब तो 0 बन रहे हैं, देखो साफ दिख रहा है। कैसे यार, यहां 3 लिखा हुआ है, यहां 1 लिखा हुआ है। अगर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो तो 0 नहीं बनेगा क्या, 3 माइनस 3 0। और ऐसे 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है तो इसमें तो चेंज कर ही रहा हूं, तो कोई बात नहीं, 6 लिखा हुआ है तो इस 1 को ही 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो भी 0। अपन जानते हैं ना यार, किसी दूसरी रो के या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर में से माइनस कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। यही तो सारी बातें काम में ले रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली R1 माइनस R2 लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या समझ रहे हो यार, 3 माइनस 3 कर दोगे तो 0, और 6 माइनस 6 कर दोगे तो 0। तो इस 1 को तो 3 बनाना, 6 बनाना, 5 बनाना, 10 बनाना बहुत ईजी है। कैसे, मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाओ, सोल्व हो जाएगा। तो अब देखो कैसे करोगे, इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब मैं सेकंड कॉलम में चेंज कर रहा हूं, दिख रहा है ना, अब तो साफ 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। देखो 1 और 1 होता तब तो डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, लेकिन 3 लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करो, C2 में चेंज कर दो। कैसे कर दो, C2 में से 3 इंटू C1 माइनस कर दो, C1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, और ऐसे ही C3, ठीक है ना, C3 में भी चेंज कर दो। क्या कर दो, C3 में से माइनस कर दो 6 इंटू C1। देखो C2 को तो माइनस नहीं कर सकते थे, अगर C2 माइनस कर देता तो 2 इंटू C2 करते, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, लेकिन C2 में तो ऑलरेडी चेंज हो गया, तो क्या करेंगे 6 इंटू C1 करेंगे, 6 इंटू C1 को 6 से मल्टीप्लाई करके। तो डेल या डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, देखो 2 2 जा 4 तो 0 में गया, 0 में गया। C1 में तो कोई चेंज नहीं किया, तो 1 2 और x माइनस 8, 1 2 एंड x माइनस 8। उसके बाद देखो इसमें यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। आ रही है मेरी बात समझ में, 3 में से माइनस करेंगे 3 इंटू C1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे 9 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 3 इंटू C1। अरे इसको 3 से गुणा करके, तो इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, और 9 माइनस 6 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। और ऐसे ही 2x माइनस 27, 2x माइनस 27 में से माइनस करेंगे क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 24, और तो क्या आएगा 3x प्लस 24 आएगा। प्लस 24 समझ गए क्यों आएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखो 2x माइनस 3x तो माइनस का x, और माइनस 27 प्लस 24 माइनस का 3। जिसको समझ में नहीं आया वो शांत दिमाग से 2x माइनस 24 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, 2x माइनस 24 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8, तो क्या आएगा माइनस x माइनस 3। ऐसे यहाँ क्या बनेगा, 0। क्यों, क्योंकि C3 में चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं कि C3 माइनस 6 इंटू C1, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो 6 माइनस 6 0, 6 से मल्टीप्लाई करो देखो 2 को 12, और 24 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ऐसे देखो 3x माइनस 64, 3x माइनस 64, इसमें से माइनस कर दो क्या, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 6 से कर रहे हैं तो 6x माइनस 48, ठीक है। x को 6 से करोगे तो 6x, और वो जो माइनस माइनस है वो प्लस, और 6 8 जो 48, यहाँ क्या होगा 3x माइनस 6x कितना होता है, माइनस 3x होता है, और माइनस 64 प्लस 48 तो ये बचेगा माइनस का 60 और इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 64 प्लस 48 करोगे तो 48 64, ठीक है, माइनस का 16 बच जाएगा। अब क्या कर दो, अब तो एक्सपेंड कर दो, अब तो इजी है। 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे, ठीक है ना, 1 का मतलब समझ गए ना, किसके अलोंग, R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 1 लोगे, ठीक है। क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ एग्जाम में मत करके आ जाना। तो क्या आएगा, 3 तो मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस 3x माइनस 16 से, और फिर माइनस का साइन, फिर 12 मल्टीप्लाई हुआ किससे, माइनस x माइनस 3 से, और इक्वल टू 0। 1 का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस 9x 3 3 जा है ना, और माइनस 48, माइनस 12 को माइनस x से करने पर प्लस से 12x, और माइनस माइनस प्लस से 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। देखो माइनस 9x प्लस 12x कितना बचेगा, 3x, और माइनस 48 प्लस 36 कितना बचेगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू
+12 और x इज इक्वल टू 12/3 का मतलब 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ये अपना रफ वर्क था, बाकी सब तुम लोग नोट कर ही लोगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा शुरू में सोचना था कि यार 1 1 1 तो नहीं बन रहा, यहाँ तो डायरेक्टली बता देता, तुम लोग एक दो बार घर पे सोल्व करोगे तो तुम्हारे को तो वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें इसलिए बताई कि मान लो ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ नहीं होता और डायरेक्टली अपने सामने आ जाता तो अपन किस तरीके से सोल्व करते, अपने सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है, अपना माइंड किस तरीके से काम में लेते। तो ये सब बातें सोचने की है यार, ये बातें अपने को सोचनी है कि ध्यान रखना प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए कोई जरूरी नहीं है 1 1 1 ही बने। अगर क्वेश्चन इजी हो रहा है तो क्वेश्चन को इजी बना दो यार। ठीक है, मान लो यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ x भी नहीं होता तो भी अपन क्या करते हैं कि यार यहाँ 2x लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x - 2x कितना होता है, 0। फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, मैथमेटिकल जिस तरीके से ये जो वैल्यूज है ऐसे, या फिर वहां में अच्छा x, यहाँ भी x कर दो माइनस, काम हो गया। ठीक है, तो चाहे R1 में माइनस कर दो, चाहे R2 में से R1 को माइनस कर दो, वो कैसे भी कर देना, सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर इस तरीके से 2 0 बनी और 2 0 बनते ही अपन ने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करते ही अपने पास में x की वैल्यू 4 आ गई। वही तो क्वेश्चन था, इसको क्या करना था, अपने को सोल्व करना था। सोल्व का मतलब अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी थी। शायद क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, अपने को बिना एक्सपेंड किए इसको प्रूफ करना है। किसको, डिटर्मिनेट ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर इक्वल टू डिटर्मिनेट एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी इक्वल टू वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। ठीक है, डिटर्मिनेट्स को डिटर्मिनेट्स की फॉर्म में ही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं, देखो LHS जो दिया हुआ है ना, LHS उसको मैं डेल के इक्वल मान लेता हूँ। देखो LHS ले रहा हूँ और LHS को किसके इक्वल मान लिया, डेल के इक्वल। और डेल इक्वल टू क्या हो गया, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले करवाया था तुम लोगों को। ठीक है, और उसमें मैंने यहाँ से ये प्रूफ करवाया था, यहाँ से LHS से डायरेक्टली RHS प्रूफ करवाया था। ये क्या है, LHS ये अपनी मिडिल टर्म और ये अपनी RHS। ठीक है, तो सबसे पहले मैं LHS से मिडिल टर्म लाता हूं। तो देखो मिडिल टर्म तो यार आ जाएगी आराम से, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ। कि यार बोल रहा है, बोले एक्स वाई जेड मेरे को फर्स्ट रो में चाहिए, तो कैसे करो, इसको घुमाते हुए एक्स वाई जेड को फर्स्ट रो में ले जाओ। या फिर कैसे कि यार ए बी सी जो यहाँ फर्स्ट रो है वो किस में चाहिए, मेरे को थर्ड रो में चाहिए। ए बी सी जो यहाँ फर्स्ट रो में है उसको किस में चाहिए, थर्ड रो में। तो क्या करो, इसको घुमाते हुए थर्ड रो तक ले जाओ, तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले ये जो ए बी सी है इसको फर्स्ट से सेकंड में ले जा रहा हूँ और फिर सेकंड से कहाँ ले जा रहा हूँ, थर्ड में ले जा रहा हूँ। तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा यार अपने को एक्स ऐसे भी सोच सकते हो कि ये एक्स वाई जेड यहाँ नहीं चाहिए, एक्स वाई जेड कहाँ चाहिए, मेरे को फर्स्ट रो में चाहिए। तो क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो एक्स वाई जेड फर्स्ट रो में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे बाकी क्या प्रूफ करने, पहले इसको यहां तो पहुंचाएं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहा हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं। अगर इंटरचेंज करते हैं तो अपने को पता है कि डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, मतलब आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जानते हो ये चीज तो। ठीक है, माइनस आ जाएगा। तो उसके बाद क्या बचेगा, देखो इन दोनों को इंटरचेंज करो तो एक्स वाई जेड जो सेकंड रो थी वो क्या बन जाएगी, अपनी फर्स्ट रो। उसके बाद ए बी सी, तो ये ए बी सी और लास्ट में पी क्यू आर, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, समझ में आ गई होगी मेरी बात। मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, जहां पे फर्स्ट रो थी वहां सेकंड लिख दी और जहां सेकंड थी वहां पे फर्स्ट लिख दी, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या चाहिए मेरे को, अब देखो वापस से क्या प्रूफ करना है, अपन यहां पहुंच गए, इस पे ध्यान दो। ए बी सी का है सेकंड रो में, कहाँ चाहिए बेटा, थर्ड रो में चाहिए। और पी क्यू आर का है, पी क्यू आर थर्ड रो में, कहाँ चाहिए, सेकंड रो में चाहिए। मतलब इन दोनों को और पलट देंगे तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्या करो, एक बार और ऑपरेशन लगाओ, R2 और R3 में, R2 और R3 का इंटरचेंज कर दो। ये इंटरचेंज का साइन है तो क्या होगा, देखो डेल, ये जो सबसे पहले माइनस का साइन था वो वापस से चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद में R1 में तो कोई चेंज ही नहीं किया ना, तो R1 तो एक्स वाई जेड। उसके बाद इन दोनों को चेंज करोगे, इन दोनों को चेंज किया तभी तो माइनस प्लस में बदल गया। तो पी क्यू आर, ये थर्ड रो थी, ये तो क्या बन गई, सेकंड पी क्यू आर। और उसके बाद में क्या बचेगा, ए बी सी, जो सेकंड रो थी वो थर्ड बन गई, ए बी सी। और यही क्या है, अपनी मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म प्रूफ हो गई। देख लो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी कैसे, पहले इन दोनों को घुमाया
और फिर इन दोनों को घुमाया, ऐसे किया ना, पहले तो इन दोनों को घुमाया तो ये आ गया और फिर इन दोनों को घुमा दिया तो ये आ गया। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, ये प्रूफ करना है, तो दोबारा से चाहो तो यहां से ये प्रूफ करो या फिर यहां से भी प्रूफ कर सकते हो, इसी को आगे बढ़ाते जाओ। अब कैसे प्रूफ करोगे ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो यार, सोचना कैसे कि यार एक्स वाई जेड रो में लिखे हुए, रो में किस में चाहिए, कॉलम में चाहिए, एक्स वाई जेड, चाहे उल्टे सीधे लिखे हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रो में एलिमेंट है वो क्या चाहिए, कॉलम में। ऐसे ए बी सी रो में लिखे हुए हैं, कॉलम में चाहिए ए बी सी, और पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, तो सबसे पहले जितनी भी रो है उन सबको किस में कन्वर्ट करो, कॉलम में कन्वर्ट करो। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो ना, कैसे कि डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब डिटर्मिनेट में कोई चेंज नहीं होता। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो डेल इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट रो थी इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, एक्स वाई जेड, अरे ट्रांसपोज कर दिया और कुछ नहीं, पी क्यू आर तो पी क्यू आर, और ए बी सी तो ए बी सी। क्लियर, डिटर्मिनेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। चाहो तो यहाँ लिख देना डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखो क्या चाहिए, अब समझो यार, बोले वाई और एक्स चेंज हो रहे हैं, देखो जेड सी आर, जेड आर सी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को भी घुमा देंगे। और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो वाई और एक्स, पहले तो इन दोनों को देखो कि यार ये दोनों लाइनें चेंज हो रही है ना एक तरह से, देखो वाई और एक्स है और यहाँ अपने पास एक्स और वाई, तो इन दोनों को चेंज कर देंगे तो वाई ऊपर आ जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, ऐसे क्यू ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, तो क्यू ऊपर चाहिए और पी नीचे चाहिए, और ऐसे ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले बोले वाई वाली लाइन तो ऊपर चाहिए, चाहे कैसे भी हो, वाई बी क्यू, तो देखो वाई बी और क्यू ये मेरे को सबसे ऊपर वाली लाइन में चाहिए, तो क्या करो, इन दोनों को घुमा दो, इन दोनों को, मतलब R1 और R2 को चेंज कर दो, तो क्या होगा, तुम लोगों ने इंटरचेंज किया तो माइनस का साइन लग जाएगा आगे। ठीक है, तो क्या होगा, वाई क्यू बी, तो वाई क्यू बी, उसके बाद एक्स पी ए, और उसके बाद जेड आर सी, ऐसे कैसे, समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो ठीक है, मैंने क्या किया कि यार इन दोनों, इसी को देखना है कि यार वाई बी क्यू ऊपर चाहिए, तो यार वाई बी क्यू या सेकंड लाइन में था तो इन दोनों को घुमा दिया, ऊपर पहुंच गए वाई बी क्यू। ठीक है, वाई बी और क्यू, क्लियर। अब देखो, अब क्या चाहिए यार, ये बी और क्यू अपनी जगह घूम जाए। ठीक है, बी यहाँ चाहिए, क्यू यहाँ चाहिए, यहाँ क्या है, बी यहाँ है और क्यू यहाँ, मतलब ये दोनों घूम जाए ना, सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम। जो एलिमेंट मेरे पास में वो सॉरी सेकंड और थर्ड, जो एलिमेंट थर्ड कॉलम में वो तो सेकंड में चाहिए, चेक करो, बी ए सी तो बी ए सी, और क्यू पी आर सेकंड में है तो वो थर्ड में चाहिए, क्यू पी आर, तो इन दोनों को चेंज कर दो, काम हो जाएगा। तो क्या करो, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दो, तो डेल इक्वल टू, देखो माइनस तो क्या बन गया, प्लस, बस इसी बात के तो नंबर मिलेंगे एग्जाम में, वाई एक्स जेड, इन दोनों को घुमाओगे तो बी ए सी, बी ए सी, इसको यहाँ लिख दिया, और क्यू पी आर, तो क्यू पी और आर, ये क्या है अपना आर एच एस है, ये आर एच एस। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यार देखो, मैंने ये जो क्वेश्चन है ना अपनी एक्सरसाइज 4.2, ये इतने इजी एक्सरसाइजों में आती नहीं है, मैंने जितना हो सकता था उतना इजी बनाने की कोशिश की है इस एक्सरसाइज को। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि यार तुम लोगों ने पिछली दोनों जो वीडियोज थी वो देखी या नहीं देखी, वो जो एग्जाम्पल्स वगैरह जो मैंने करवाए थे ना, अगर तुम लोगों ने वो अच्छे से देख लिए होंगे, समझने की कोशिश की होगी, तो इस वाली एक्सरसाइज में तो मेरे को पता है तुम लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी अभी तक। तो ठीक है ना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी अगर तुम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन तुम लोगों ने देख रखे हैं तो। और अगर पहले वाली वीडियोज ही नहीं देखी, तुम लोग सोच रहे हो कि डायरेक्टली मैं 4.2 समझ लूँ, तो फिर वो समझ में नहीं आने वाला। तो सब कुछ डिपेंड करता है यार तुम लोगों के ऊपर। मैंने कोशिश की है इन क्वेश्चंस को ईजी बनाने की, इसलिए पहले 2 वीडियो एक्स्ट्रा लगाई हैं तुम लोगों को, 50 मिनट और 40 मिनट की, मतलब 90 मिनट की वीडियोज ऑलरेडी पहले इसीलिए एक्स्ट्रा डाली है मैंने तुम लोगों के लिए, ताकि तुम्हारे को ये सब कुछ आराम से समझ में आ जाए। और मेरे को पता है अगर तुम लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखी है, समझी है, तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी अपन ने कर लिए और तुम खुद भी कर सकते हो। तो अब आगे के जो भी क्वेश्चंस है एक बार तुम लोग खुद करने की ट्राई करना, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सोल्व करने की कोशिश करना, एग्जाम्पल्स भी देखना, और उसके बाद में मेरे को तो करवाने हैं ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।